heat capacity or thermal capacity. Amount of heat required to raise the temperature of a body through 1 degree centigrade is called heat capacity or thermal capacity. बेटा किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। आप ऐसे समझो कि आपके पास कोई बॉडी है या कोई सब्सटेंस है। अब आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, यानी अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो इतनी हीट दो कि 25 में से 26 हो जाए। अगर वो 30 पर है तो 30 में से 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो किसी बॉडी या सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है हम उसको हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। बेटा यहाँ पर ये नोट कर लो कि आपने उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। फिर बॉडी छोटी हो बड़ी हो, पानी थोड़ा हो ज़्यादा हो, जितना भी सब्सटेंस या जितनी भी बॉडी आपको मिली है उस पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है और फिर उसमें जो भी हीट लगेगी उसको आप कैलकुलेट करोगे तो फिर वो उसकी हीट कैपेसिटी बन जाएगी। अच्छा, फार्मूले की सूरत में अगर हम इसको लिखें तो हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर टोटल हीट किसी बॉडी को हम दें डेल्टा Q और उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा T चेंज हो जाए तो टोटल हीट प्रोवाइडेड अपॉन टोटल टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ये जो रेशो है ये हमें उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं 10 जूल हीट दी और 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो 10/2 क्या हो जाएगा 5 जूल पर केल्विन। समझ में आया? हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन होता है, क्योंकि हीट का जूल है और टेम्परेचर का क्या है केल्विन, तो ऐसा यूनिट क्या है जूल पर केल्विन। वैसे आप इसको जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी भी बॉडी को जितनी आप हीट देते हो और जितना उसका टेम्परेचर चेंज होता है इस रेशो को आप क्या बोलोगे हीट कैपेसिटी, या इसका दूसरा नाम क्या है थर्मल कैपेसिटी। अच्छा, यहां से आप हीट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई आपको बोलता है कि किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी इतनी है और टेम्परेचर चेंज इतना करना है तो बताओ हीट कितनी देनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे C और डेल्टा T को ज़र्ब कर लोगे तो आपको हीट का अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर चेंज कितना होगा तो फिर यहाँ से ही आप ये कहोगे कि हीट इतनी दी थी और हीट कैपेसिटी इतनी है, तो इसको डिवाइड करने से ये पता चल जाएगा कि टेम्परेचर में चेंज कितनी हुई है। समझ में आ गया? अब ये जो हीट कैपेसिटी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, ये अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है तो आप नहीं बता सकोगे, यानी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो कितनी हीट लगेगी, तो हम इसलिए नहीं बता सकते कि बेटा पानी पता नहीं थोड़ा है पता नहीं ज़्यादा है। 1 गिलास पानी होगा तो हीट थोड़ी लगेगी, 1 जग पानी होगा तो हीट ज़्यादा लगेगी। और इसी तरीके से अगर कोई बोले कि समुंदर के पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करो तो बहुत ही ज़्यादा हीट लगेगी। तो क्योंकि हीट कैपेसिटी अमाउंट पर डिपेंड करती है
इसलिए एक तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दूसरा आपने नोट किया होगा कि हीट कैपेसिटी का कोई भी टेबल नहीं होता, इसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती। आपके बुक में ऐसे नहीं होगा कि वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी है, आयरन की इतनी है, कॉपर की इतनी है, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब पता नहीं है पानी थोड़ा है ज़्यादा है, कॉपर थोड़ा है ज़्यादा है, इसलिए आप ऐसा नहीं बता सकते कि हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, उसकी टेबल नहीं होती, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहां से हम एक और टर्म निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि लोहा जल्दी गर्म होता है कि पानी जल्दी गर्म होता है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा ऑब्जर्व करके बोलोगे कि सर लोहा जल्दी गर्म हो जाता है और पानी देर से गर्म होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ लो कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा हीट लेकर गर्म होता है, और लोहा जो है वो थोड़ी हीट लेकर गर्म हो जाता है। पर अगर आप हीट कैपेसिटी की बात करते तो फिर मैं आपको बोलता कि पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है या लोहे की, तो यहां पर आपने कंफ्यूज हो जाना था, आप बता ही नहीं सकोगे। ऐसा इसलिए है कि मे बी पानी ज़्यादा हो, पानी समुद्र का हो और लोहा थोड़ा हो, और मे बी लोहा ज़्यादा हो और पानी का एक ड्रॉप हो। तो हीट कैपेसिटी से ये बात क्लियर नहीं होती कि पानी जल्दी गर्म होगा या लोहा जल्दी गर्म होगा। इसलिए साइंसदानों ने एक टर्म निकाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, सारी चीजों का 1 केजी लिया गया और बोला गया कि किसी भी बॉडी को नहीं, किसी भी बॉडी के 1 किलो को जो हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सारी चीजों के 1 kg को आप हीट करो तो उसमें जो हीट लगेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। वाई स्पेसिफिक? क्योंकि स्पेशली 1 kg की हीट है ये। सही हो गया। अब इसका जो फार्मूला होगा, एक तो इसको हम स्मॉल सी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, हीट कैपेसिटी को आप कैपिटल सी के जरिए रिप्रेजेंट करते थे, और बेटा ये क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी। यानी जितनी हीट आपने दी डिवाइडेड बाय जितना मास उस बॉडी या उस सब्सटेंस का है, मल्टीप्लाइड बाय जितना टेम्परेचर उसका चेंज हुआ। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पर नीचे मास को डिवाइड करने से होता क्या है कि ये जो हीट है ये पर यूनिट मास की मिलती है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो भी जूल पर केल्विन नहीं, जूल पर केजी केल्विन होगा। जूल पर केजी सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो, पर ऐसा यूनिट जो है वो जूल पर केजी केल्विन होगा। बेटा यहां से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ऊपर एनर्जी है और ये मास, और ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। समझ में आया? अब इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो आप देखोगे कि ये जो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी है ये तो है हीट कैपेसिटी। देखा था प्रीवियस आपने थोड़ी देर पहले कि डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी जो है वो तो होती है हीट या थर्मल कैपेसिटी, और नीचे क्या है, एम। तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे भी बोल सकते हो कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो कभी कभी लैंग्वेज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे भी लिखते हैं, यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम इस मास को इधर ले आएं तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मास
इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आया? यानी हीट कैपेसिटी को अगर आप बॉडी के मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी। ठीक हो गया? अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इस फार्मूले से अगर आपसे कोई पूछे कि हीट जो है वो हमने कितनी दी है, तो बेटा ये m डेल्टा टी इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा mc डेल्टा टी। तो किसी भी बॉडी के मास को उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ ज़रब करो और फिर उसके चेंज इन टेम्परेचर के साथ ज़रब कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बॉडी को हमने हीट कितनी दी है। समझ में आया? अब वाटर जो है इसकी वैल्यूज आपने याद करनी है क्योंकि इसके हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर की हीट कैपेसिटी तो नहीं होती क्योंकि पानी का अमाउंट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है और हीट कैपेसिटी अमाउंट पर डिपेंड करती थी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्योंकि 1 किलो के लिए होती है तो यहाँ पर हमने 1 किलो लिखा है। तो पानी के 1 किलो की जो हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल होती है। यानी अगर आप पानी के 1 किलो को 4200 जूल दोगे तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 4200 जूल पर किलो केल्विन पर केजी केल्विन। अच्छा, अब यहां पर यह भी देखो कि अगर हम इसको दूसरे यूनिट में लिखें तो ये इक्विवेलेंट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन का मतलब क्या है कि अगर आप पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने में 1 कैलोरी हीट यूज होगी और पानी के 1 किलो का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने में 4200 जूल हीट यूज होगी। ठीक है, तो कभी प्रॉब्लम्स में हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और कभी हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। वो कैसे? बेटा अगर आपको मास ग्राम्स में है, मास अगर आपको ग्राम्स में मिला है तो आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे, तो यहां पर होगा ग्राम्स, तो यहां पर क्या हो गया कैलोरी पर ग्राम केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन, केल्विन केल्विन में मर जाएगा और ये वाला ग्राम इस ग्राम में मर जाएगा। तो हीट जो है ये आपको कैलोरीज में मिल जाएगी डायरेक्ट। अगर आपके आंसर कैलोरीज में है तो आप ये वाली वैल्यू यूज कर लो, पर उसके लिए आपने मास जो है वो ग्राम्स में यूज करना है। और इसी तरीके से अगर आपको मास किलोग्राम्स में मिला हुआ है और जो आंसर है फाइनल वो जूल में है, ऑप्शंस जो हैं आपके, तो आप ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हो, तो जैसे आप लोगों को सिंपल लगे। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है तो आप ये बोलोगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है तो वो भी बता दोगे। तो क्योंकि ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती तो इसके वैल्यूज फिक्स होते हैं, इसलिए आपके बुक में जो टेबल है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है, हीट कैपेसिटी की नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अब इसी के साथ साथ एक और टर्म भी यूज होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम से जाहिर है कि मोल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो तो उसमें जो हीट लगेगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब इसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? Cn, ये छोटी n क्या ज़ाहिर करती है कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है और ये किसके बराबर होती है? डेल्टा Q अपान n डेल्टा T, यानी अमाउंट ऑफ हीट पर मोल पर केल्विन। समझ में आया कि जितनी आपने हीट दी
डिवाइड करोगे जितने गैस के मोल हैं और जितना उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो फिर ये क्या बन जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक हो गया। अब यहां से आपको पता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको हम मास इन ग्राम्स अपान मोलर मास ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये जो मास है बेटा, मोलर मास, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, और ये मोलर मास आ गया ऊपर, और ये एम डेल्टा टी। अब आपको पता है कि डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी यानी हीट पर यूनिट मास पर डिग्री टेम्परेचर जो होता है, ये तो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इन तीनों के बदले अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू छोटी सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। तो इसी वजह से आपके बुक में ऐसा भी लिखा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर मास। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर मास। समझ में आया? इसका यूनिट क्या होना चाहिए, जोल पर मोल केल्विन। समझ में आया? जोल पर मोल केल्विन, क्योंकि नीचे नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर यहां पर m है तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिनको हम इन फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब बेटा ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं ये दो किस्म की होती हैं, क्योंकि हम गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी हीट कर सकते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हीट कर सकते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पर भी हीट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको हम CV से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको हम CP के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जाकर हम देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जर्नल गैस कांस्टेंट यानी 8.314 जोल पर मोल केल्विन के बराबर होता है। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं कि CP और CV का यूनिट किस जैसा होगा, जर्नल गैस कांस्टेंट जैसा होगा। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का जो यूनिट होता है और जो जर्नल गैस कांस्टेंट है, इनके डायमेंशंस और यूनिट सेम होंगे, क्योंकि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं वो डायमेंशनली आइडेंटिकल होते हैं। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। समझ में आ गया? अब इन दोनों का जो रेशियो है CP अपान CV, ये गामा के बराबर होता है। ठीक है, तो CP अपान CV का रेशियो गामा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो R। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस है। और बेटा दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि CP जो है वो ज़्यादा होती है CV से, इसी वजह से माइनस करने के बाद भी जर्नल गैस कांस्टेंट यानी 8.314 जो है वो वैल्यू बचती है। और यहाँ पर भी जो रेशियो है ये 1.4 आएगा फॉर डायटोमिक और 1.6 आएगा फॉर मोनोएटॉमिक। सो CP इज ग्रेटर देन CV। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं और एक और किस्म की हीट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये जो लफ्ज है ना लेटेंट, इसका मतलब होता है छुपी हुई या हिडन, जो नजर नहीं आए। अभी तक हमने नोट किया कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट देने की सूरत में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर आप किसी बॉडी को गर्म करते हो तो बॉडी को गर्म करने से हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बॉडी या सब्सटेंस को गर्म कर रहे होते हो, यानी उसको हीट सप्लाई कर रहे होते हो, पर वो गर्म नहीं होती या उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता। और ऐसा कब होता है, जब कोई चीज़ मेल्ट या बॉयल करे
यानी जब किसी चीज़ का फेज चेंज हो रहा हो, वो सॉलिड में से लिक्विड में, या लिक्विड में से वापस सॉलिड में, या फिर लिक्विड में से गैस में, या गैस में से दोबारा कंडेंसेट होकर लिक्विड में आ रही होती है, तो याद कर लो केमिस्ट्री फिजिक्स को समझने के लिए ये जो फेज चेंज होता है, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड, लिक्विड गैस, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये आइसोथर्मल होते हैं। इवन दो आप इसमें हीट दे रहे होते हो, पर आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, और वो मेल्ट हो रही है, तो जो हीट है ना बेटा, वो मेल्टिंग में यूज हो रही होती है। वो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को तोड़ के स्टेट को कन्वर्ट कर रही होती है। इसी वजह से जो हमारी हीट है वो ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाती। तो इसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, यानी छुपी हुई हीट। क्योंकि बाज़ाहिर हमें पता ही नहीं लगता कि हीट जो है वो क्या कर रही है, हमारे लिए तो वो छुप गई है क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो अब हम इसको पहले डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये बेटा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यून। फ्यून का मतलब होता है मेल्टिंग, फ्यूज होना मतलब मेल्ट होना। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि किसी बॉडी के 1 किलो को, किसी चीज, किसी सब्सटेंस के 1 किलो को सॉलिड में से लिक्विड में तब्दील करें, कहां पर? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, या आप ऐसे बोलोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है कि 1 किलो आइस को 1 किलो पानी में तब्दील करना है, तो जितनी भी हीट लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यून। पर ये कहां पर करना है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट से ना पहले और ना मेल्टिंग पॉइंट से बाद में। तो वो हीट जो किसी बॉडी के 1 किलो को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, या फिर उल्टा लिक्विड फॉर्म से दोबारा वापस सॉलिड फॉर्म में, यानी पानी में से बर्फ बनाना या बर्फ में से पानी बनाना, ये क्या होती है? उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यून होती है। ठीक है, और इसको फार्मूले में हम कैसे लिखते हैं? HF। H क्या है? लेटेंट हीट, और ये जो छोटी f है इसका मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यून। और ये किसके बराबर होती है? डेल्टा Q अपॉन M, यानी जितनी भी आपने हीट दी डिवाइडेड बाय जितना भी उस बॉडी का मास हो। सो ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। ठीक है, तो इसका यूनिट भी इस हिसाब से क्या होना चाहिए? जूल पर केजी। और अगर बेटा इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो ये जो डेल्टा Q है ये किसके बराबर हो जाएगा? HF इंटू M। यानी अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि एक बॉडी की लेटेंट हीट ऑफ फ्यून इतनी है, तो बताओ इसके 2 किलो या इतने मास का टेम्परेचर, इतने मास को कन्वर्ट करने के लिए, टेम्परेचर नहीं, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? तो आप बेटा इन दोनों को ज़रब कर लोगे। समझ में आ गया? और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल पर केजी। जूल पर केल्विन नहीं, ये देखो जूल और नीचे क्या है? केजी। डायमेंशन भी आप इसका आराम से निकाल लोगे, ऊपर एनर्जी है और नीचे मास है। सही हो गया। अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यून है वो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 किलो बर्फ है, ठीक है, और वो कहां पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होती है, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट पर वो चीज लेनी है। ठीक है, तो 1 किलो आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलो पानी में तब्दील करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा आपको इतनी हीट रिक्वायर्ड है, यानी जब 1 किलो को आप 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट दोगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो फिर आइस का 1 किलो जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर हम इसको इक्विवेलेंट फिगर में लिखें तो ये बराबर होता है 80 कैलोरीज पर ग्राम। अगर आइस की 1 ग्राम है, 1 किलो नहीं है, ठीक है, तो आइस के 1 ग्राम को अगर आप 80 कैलोरीज दोगे, क्या दोगे, 80 कैलोरीज दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका 1 ग्राम जो है ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने बर्फ में से पानी बनाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, और दोबारा जब पानी बर्फ बनेगा, ठीक है, यानी 1 किलो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलो बर्फ में तब्दील होगा, तो उस पानी में से आप इतनी ही हीट दोबारा रिमूव कर लोगे, यानी उसमें से एक्सट्रैक्ट या निकालोगे, तो दोबारा वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो बेटा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो पानी में तब्दील हो जाएगा, और पानी से दोबारा इतनी हीट या इतने कैलोरीज 1 ग्राम से निकाल लोगे तो वो दोबारा बर्फ भी बन जाएगी। ठीक है। तो देखो, सॉलिड में से लिक्विड में जाना और लिक्विड में से दोबारा सॉलिड में आना हीट बराबर बराबर लेता है, पर एक तरफ हमें देनी पड़ती है और दूसरी तरफ से हमें वो हीट जो है वो निकालनी पड़ती है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। एक और बात कंपैरिजन के लिए, कि जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो वहां पर आपने देखा कि 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज करना था 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 कैलोरी हीट चाहिए थी, और अगर आपने 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है तो 80 कैलोरीज चाहिए। तो पानी का 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट लेता है वो कम है, और पानी का जो 1 ग्राम आइस में जाने के लिए या आइस का 1 ग्राम पानी में जाने के लिए जो हीट लेता है वो बहुत ज़्यादा है, ये 80 कैलोरीज पर ग्राम है। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक दूसरी हीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल है। अब स्टेट तो 2 तरीके से चेंज होता है, एक मेल्टिंग पर और एक बॉइलिंग पर, यानी लिक्विड गैस में भी तो जाता है, या गैस दोबारा कंडेंसेट होकर जो है वो दोबारा लिक्विड में भी तो आती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स के अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। देखो, अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग के बदले यहाँ पर बॉइलिंग हो गया, या ऐसे भी बोल दो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि बॉइलिंग भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो आप समझ जाओगे कि 1 किलो को लिक्विड में से गैस बनाना या 1 किलो गैस को दोबारा लिक्विड बनाना बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी हीट लेता देता है उसको हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है। और इसको भी उसी तरीके से डेल्टा क्यू अपान एम ही लिखेंगे, पर यहाँ पर छोटा वी लगा देते हैं, यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। और इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल पर केजी, और इसका डायमेंशन भी सेम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यून की तरह। अच्छा, अगर यहाँ से हमें हीट मालूम करनी हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मास इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, HV इंटू एम। समझ में आ गया। और पानी के लिए अगर मैं बेटा इसकी वैल्यूज लूँ फॉर वाटर, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी, यानी 1 किलो लिक्विड को 1 केजी स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतने जूल हीट चाहिए। और अगर हम ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम वेपर्स में तब्दील होने के लिए 540 कैलोरीज हीट मांगता है। तो अगर आप कंपैरिजन के लिए देखो कि 1 ग्राम बर्फ 1 ग्राम पानी में जब गई तो उसने 80 कैलोरीज ली, यहां पर 1 ग्राम पानी जब बॉइलिंग के दौरान स्टीम में जाता है तो 540 कैलोरीज लेता है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर मोर हीट टू चेंज इनटू 1 ग्राम स्टीम इज रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम आइस टू कन्वर्ट इनटू 1 ग्राम वाटर। ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये 2.26 है, वहां पर 3.34 था, तो बेटा उसके साथ जो पावर था वो 5 था, यहाँ पर ये जो पावर है ये 6 है,
तो ये वाली वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यून वाली वैल्यू से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 5-6 गुना ज़्यादा है। समझ में आ गया? अब फाइनली हम ये सारी हीट पढ़ने के बाद एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। नाम से जाहिर है, लॉ का मतलब है कानून, हीट एक्सचेंज यानी हीट को एक्सचेंज करने वाला लॉ। तो बेटा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज बोलता है कि अगर आपने 2-3 बॉडीज कांटेक्ट में रखी हैं, ठीक है, तो फिर हॉट बॉडी जितनी हीट लूज करेगी, कोल्ड बॉडी उतनी हीट गेन करेगी। अगर हीट किसी और तरफ नहीं जा रही तो हॉट बॉडी ने जो हीट लूज करनी है, कोल्ड बॉडी ने उतनी ही हीट गेन कर लेनी है। यानी हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इफ देयर आर नो अदर लॉसेस। ठीक है। अच्छा, जब कोई बॉडी हीट एक्सचेंज करती है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी एक्सचेंजेस हीट, यानी एक बॉडी अपनी हीट दूसरी बॉडी को देती है या दूसरी बॉडी से लेती है, तो अभी आपने नोट किया कि दो चीजें हो सकती हैं, आइदर इट्स टेम्परेचर चेंजेस, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और ऐसा कब होगा, जब फेज चेंज इन्वॉल्व ना हो, यानी सॉलिड में से लिक्विड ना बने, लिक्विड में से गैस ना बने। तो इस दौरान जो हीट आती जाती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं C इंटू डेल्टा टी। अगर हीट कैपेसिटी हो तो ऐसे लिखेंगे, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो फिर मास भी ज़रब करेंगे। ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट का लेना देना ऐसे होगा, और अगर फेज चेंज होता है, ठीक है, हीट जब एक्सचेंज होती है तो हीट दूसरा काम क्या कर सकती है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी तो फिर फेज चेंज करेगी, और अगर बेटा फेज चेंज करेगी तो हम हीट को ऐसे लिखेंगे, यानी HF इंटू एम। अगर सॉलिड में से लिक्विड बन रहा है यानी सॉलिड और लिक्विड जो है वो इन्वॉल्व हैं, और अगर बेटा लिक्विड और गैस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास। तो इस बात का भी आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि हीट तो आप दे रहे हो, लेकिन जब हीट दे रहे हो तो बॉडी क्या कर रही है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, तो इस तरीके से, और अगर अपना फेज चेंज कर रही है तो इस तरीके से, और फर्दर फिर उसके अंदर जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोलता है कि हीट कैपेसिटी इतनी है तो मास ज़रब नहीं करोगे, और बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है तो फिर मास भी रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरीके से फेज चेंज में अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो ये, हीट ऑफ फ्यूजन है तो ये। ठीक है। अब हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बेटा हीट एक ने लॉस करनी है, दूसरे ने गेन करनी है। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे, C1 M1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू C2 M2 डेल्टा T2, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है और इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आपने हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फ्यूजन वाली इक्वेशंस यूज नहीं करनी। अब जाहिर सी बात है कि जो हीट लूज करेगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो गेन कर रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसमें ये जो है शुरू में ज़्यादा होगा, बाद में कम होगा, और ये शुरू में कम होगा और बाद में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर एक बॉडी का फेज चेंज होता है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो आप कैसे लिखोगे, MH, और दूसरे को क्या लिखेगा, CM डेल्टा T, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हुआ और इसका फेज चेंज हुआ। अगर बेटा दोनों का ही फेज चेंज होता है, ठीक है, M1H1 इज इक्वल टू M2H2। तो जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं वो काफ़ी तरीके से आते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से लैंग्वेज को पढ़ना है कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या एक का टेम्परेचर और एक का फेज चेंज हो रहा है, और यहाँ दोनों का ही फेज चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हीट जो एक्सचेंज होती है उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है। मैं आपको इसको इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। बेटा लेट सपोज करो आपको कोई बोलता है कि आपके पास कुछ आइस है, ठीक है,
-20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी आपके पास जो बर्फ़ है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब आप इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा, पहले तो ये आइस गर्म होगी, -20 में से -19, -15, -10, -5, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ ही रहेगी, पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी गर्म होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसका पहला फेज है कि बर्फ वाले सॉलिड स्टेट में ही रहते हुए ये गर्म होती है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेट जो आप हीट दोगे उसको इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, mc∆T, यानी बर्फ़ का जितना मास है, बर्फ़ की जो स्पेसिफिक हीट है और जितना आपने टेम्परेचर चेंज किया, यानी -20 में से यहाँ पर आप 0 तक चेंज करोगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 20 लिख देना है, क्योंकि चेंज जो है वो 20 की है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पानी और आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। आइस की हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी से आधी होती है, तो उसकी अगर 4200 है तो इसकी क्या होगी, 2100 जूल पर केजी केल्विन, या उसकी 1 कैलोरी है तो इसकी हाफ कैलोरी पर ग्राम केल्विन। समझ में आया? अच्छा, अब उसके बाद जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाती है तो उसके बाद आप हीट अगर दोगे तो अब ये आइस जो है ये पानी में जाएगी, यानी आइस जो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, आप ये देखो ये लाइन सीधी हो गई है, यानी टेम्परेचर 0 के सामने ही रहेगा। तो फेज चेंज के दौरान ये जो आइस है और ये जो वाटर है ये दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। समझ में आया? और इस फेज के दौरान आप जो हीट दोगे उसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यानी हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास। समझ में आया? जितना भी ये आइस थी इनटू इसका जो मास है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो इस स्टेट के दौरान आपको हीट जो है वो आपने कितनी सप्लाई की वो ऐसे कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद जब पूरी आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप हीट देते जाओगे तो अब ये जो पानी है अब गर्म होता जाएगा। ठीक है, अब ये पानी गर्म होगा 0 में से 1, 2, 3, 4, पर कब, जब पूरी बर्फ जो है वो पानी बन जाएगी। और इस दौरान आप क्या करोगे, वंस अगेन वही इक्वेशन यूज करोगे, mc∆T। समझ में आया? इस तरीके से। पर अब यहाँ पर ये जो C है ये वाटर की होगी, यहाँ पर ये आइस की थी। ठीक है, तो मास इंटू C इंटू ∆T। अब ये जो ∆T है ये कितना लोगे, 0 से लेकर 100 तक, ये इस तरीके से इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये 100 डिग्री पर आ जाएगा तो अब ये जो पानी है ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो वंस अगेन ये देखो टेम्परेचर एक मर्तबा फिर कांस्टेंट हो गया, लाइन सीधी हो गई और टेम्परेचर जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहेगा। कब तक? जब तक वंस अगेन पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब बोलोगे सर ये लाइन छोटी है ये बड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 80 कैलोरी पर ग्राम है, ये 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो ज़्यादा देर तक जो है ऐसा रहेगा और ये थोड़ा कम देर तक रहेगा, इसी वजह से ये लाइन थोड़ी लंबी है। ठीक है, अब इस दौरान जो आप हीट कैलकुलेट करोगे वो वंस अगेन ऐसे कैलकुलेट करोगे, लेटेंट हीट वाले फार्मूले से। और यहाँ पर ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि अब ये वेपर्स में जा रही है। 540 लिखोगे या वो लिखोगे 2.26 इंटू 10⁻⁶ वाला, वो डिपेंड करता है कि आप मास ग्राम्स में ले रहे हो या किलोग्राम्स में ले रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फाइनली जब आपकी पूरा ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये स्टीम फर्दर गर्म होना शुरू हो जाएगी, यानी पूरी स्टीम बन गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी खत्म हो गया। अब और हीट दोगे तो फर्दर क्या होगा कि स्टीम 101, 102, 103 और गर्म होती जाएगी। तो अब ये जो है आप वंस अगेन यही फार्मूला यूज करोगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज में ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो C है
अब ये किसकी होगी, स्टीम की होगी। ठीक है,